हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू करियर हब एडू। दिस इज अविनाश चंद्रा और हम लोग करने वाले हैं महासंग्राम। अभी नहीं तो कभी नहीं, जीएस एमसीक्यूज एवरीडे 9:05 में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जान पा रहे हो कि पिछले क्लास में मैंने जहां तक लास्ट छोड़ा था कुछ प्रश्न ऐसे बाकी थे और उसके बाद आप लोगों के 3000 जो आंकड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज आगे के प्रश्न को देखते हुए। दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है उससे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जैसा कि आप जान पा रहे हो कि प्रत्येक रविवार को आप लोगों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रत्येक रविवार दोपहर को 12 बजे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट, जो इस बार का 6 नंबर का टॉपिक है, यानी छठा वीकली ये जा रहा है आपका, जिसमें तैयारी जीत की महायुद्ध अब की बार सारा एग्जाम पार। तो लूसेंट टेस्ट टॉपिक में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा और प्रस्तावना, ये दो टॉपिक को रखा गया है। संविधान सभा और प्रस्तावना दो टॉपिक को रखे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और अंग्रेज और मैसूर संबंध, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ रहा है। और तीसरा टॉपिक जो है वो है मेडावल हिस्ट्री का। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये तीनों टॉपिक आपको विद इन वन वीक कंप्लीट करने थे और ये 1 अगस्त यानी आने वाले रविवार को 1 अगस्त दोपहर को 12 बजे सभी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइव टेस्ट चलेगी और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट याद रहे, ये सारे टॉपिक को आप याद कर लेंगे और वो टॉपिक सारे के सारे कहाँ से पूछे जाएंगे? लूसेंट से, बाहर से एक भी नहीं। आने वाले संभावित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न होने की संभावना हो। तो दोस्तों, ये आप लोगों का सिलसिला जारी था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ये सिलसिले को बंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 3000 कलेक्शन आप लोगों का हो चुका है। तो जो भी बच्चे इसको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और याद रखना कि ये एमसीक्यू जो इतने भी हो चुके हैं उन सारे का रिवीजन आप लोग करना, कि हर दिन आप लोग एक टेस्ट दे रहे हो, इतना सफिशिएंट है। 3000 जो कलेक्शन है, इसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करूंगा 3000 प्लस एक अच्छे समय के अनुसार, ठीक है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि सोमवार को आप लोगों को एक, उससे पहले आप लोगों को एक ये जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, जिसमें बीपीएससी के लिए स्पेशल 25-25 क्वेश्चंस का अभी स्टार्ट होने वाले हैं टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, वो बड़े पैनल पे होंगे, है ना, यानी डिजिटल बोर्ड पे होंगे। तो जो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते होंगे, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, 8873422235, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, कैरियर हब एडू से, क्योंकि आपको इससे जुड़ने के बाद ही आपको लिंक प्राप्त हो पाएंगे। आपके इस यूट्यूब चैनल से आपको लिंक नहीं मिल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलते हैं, हम लोग आगे के सिलसिले को जारी रखते हैं। गोल्डन चांस टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद कैरियर हब एडू। वर्क हार्ड। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो और पीडीएफ, तो आप करियर हब एडू सर्च करके आप जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, 8873422235। सेशन अच्छा लगे तो दबा के लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं दोस्त, आज का जो सिलसिला है ये मैं करंट अफेयर्स को बेसिकली इसको आधार बनाया हूँ और करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड प्रश्न आज मैंने बनाकर रखा है। तो पहला प्रश्न है 2985 के लिए, और ये प्रश्न कह रहा है कि जो ओलंपिक है उस ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केट बोर्ड स्पर्धा। अब जिन बच्चों को स्केट बोर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, देख लो, ये जो खेल होता है ना, इस गाड़ी के सहारे जो खेला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केट बोर्ड स्पर्धा, ठीक है ना। तो ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केट बोर्ड स्पर्धा में कौन, मतलब निम्न में से किसने 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया? इस पिक्चर को पहचान सकते हो तो भी आंसर बना सकते हो, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस पिक्चर को नहीं पहचान पाओगे, इसलिए मैंने पिक्चर लगा दिया। अगर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी रहता तो निश्चित रूप से आप पहचान जाते, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से देखेंगे हम लोग, और इसका आंसर है निशिया मोमोजी। निशिया मोमोजी 13 साल की जापानी छात्रा है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे थोड़ी देर में। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने, ये कैस सैयद है, इसको पिक्चर को देख लो, कैस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मोचिमी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ट्यूनीशिया।
याद रखना ट्यूनीशिया डी। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर ले। तो निशिया मोमोजी के बारे में देख लो। ये खूबसूरत लड़की जो है 13 साल की बच्ची है, जापान की है ये, और ये 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है, पहला। दूसरा, निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्ड कंपटीशन में ये कारनामा किया है। तीसरा, ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेस्टिंग के नाम दर्ज है। 1936 में उन्होंने ओलंपिक खेल में 13 साल 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्ड कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखना, और साथ ही साथ जो अगला प्रश्न था ट्यूनीशिया, उसके बारे में भी याद रखना। यहाँ राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को ठीक से संचालित करने में सक्षम नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। तो ये आप देख पा रहे हो ट्यूनीशिया, है ना। अगर भौगोलिक रूप से बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो क्या, इधर फ्रांस है, यूरोपीय कंट्री आपको देखने को मिल रहा है, इधर स्पेन है, इधर मोरक्को है, मोरक्को अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया ना, और इधर वाला कॉन्टिनेंट क्या हो गया, देखो इटली, ये हो गया बेसिकली यूरोप वाला कॉन्टिनेंट, और इधर वाला है देखो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब तो अफ्रीकन कंट्री है। और इसी के पास में एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीशिया। ये मेडिटेरियन सी है, जिसको हम लोग मध्य क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये ट्यूनीशिया देख लो, इसका भौगोलिक रूप आपको दिख लिया। यहाँ पर देखो ग्रीस भी है, यहाँ टर्की भी है, तुर्की जिसको बोलते हैं, यूरोप का मरीज, यहाँ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है दोस्तों, ये था ट्यूनीशिया के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2987, और ये पिक्चर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये बाबा कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए, बातचीत के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्टल है up.mygovernment.in, यानी upmygov.in। ये जो है ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं 2988 नंबर के प्रश्न में। इसमें इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की, किसकी, तो सिंगापुर की सनसिन ग्रुप कंपनी को दिया गया। ये देखो, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा भली भांति, इसका आंसर हो जाएगा बॉटम द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का ये सब। तो ये बॉटम द्वीप है, इसके बारे में देख लो। ये है आपका कारगिल दिवस मनाया गया कब, तो 26 जुलाई। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygovernment.in पोर्टल लॉन्च किया। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस के यानी 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार के माई गवर्नमेंट पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न था और उसका आंसर था बॉटम द्वीप। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में आपको बता दें कि इंडोनेशिया जो है विश्व का, याद रखना, इंडोनेशिया जो है विश्व का, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है ना, तो याद रखना इंडोनेशिया। लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, आप लोग जानते होंगे। तो इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म जो पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसिप ग्रुप कंपनी को दिया गया। सनसिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप, कौन सा द्वीप, बॉटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। आप देख पा रहे हो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये गोलाकार क्षेत्र में दिख रहा है, यही है आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये देखो फिलीपाइंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देश की लोकेशन देखो ताइवान है, यहाँ पर कौन है भाई, तो चाइना है, यहाँ पर कौन है तो वियतनाम है, यहाँ पर कौन है तो ब्रुनेई है, यहाँ पर कौन है तो मलेशिया है, यहाँ पर कौन है तो इंडोनेशिया है। ठीक है, इस तरह के लोकेशन को आप लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन में देखते रहना। अगला प्रश्न है 2989 में हाल ही में टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। ओलंपिक का ये पहचान आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, 5 छल्ला। तो इसमें से कौन से ऐसे खेल हैं जिनको सम्मिलित किया है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी 4, बिल्कुल सही है। 4 वो कौन कौन से मैं आगे बताऊंगा। 2990 में आते हैं, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया।
तो फकीर कौन है भाई? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हो गया क्या इसका आंसर। तो आते हैं इस पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कराटे कर रही है, हु हा हु, ये स्केटबोर्डिंग है और ये स्पोर्ट क्लाइंब है। स्पोर्ट क्लाइंब है ना, इसको स्पोर्ट क्लाइंब भी बोल सकते हो या सपोर्ट क्लाइंबिंग भी बोल सकते हैं, मतलब सपोर्ट ले लेके ऊपर चढ़ रही है ना। और ये है सर्फिंग, जो पानी में कर रहा है ये गाड़ी से लेकर, ठीक है। ये सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग कुछ कुछ मिलता जुलता दिखता है, लेकिन ये आपका पानी में होता है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वे खेल है कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग या स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। अब जो अगला प्रश्न था बांग्लादेश, उससे रिलेटेड, बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोकगायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। कारण भी पूछ सकता है कि इनका निधन किस कारण से हुआ था, तो याद रखना कोरोना के से, है ना। 1950 को फरीदपुर में इनका जन्म हुआ था, 21 फरवरी का दिन था। आलमगीर ने अपना संगीत कैरियर 1966 से शुरू किया था। गायक संस्कृति संगठनों क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 2991 वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यूनेस्को ने, अब यूनेस्को क्या होता है उसके बारे में आप लोग को जानना है। यूनेस्को क्या होता है, ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, रामप्पा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, रामप्पा मंदिर, 1000 खंभों वाला मंदिर, रामप्पा मंदिर। पढ़ेंगे हमको लोग इसके बारे में आगे। 2992 विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया? रेसलिंग में कौन स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक जीत लिया है? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा क्या? प्रिया मलिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रिया मलिक। देखो रामप्पा मंदिर ये आपको दिख रहा है, बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार भव्य दिख रहा है, जिसे रुद्रेश्वर यानी भगवान शिव मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा इसे 1000 खंभों वाला रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आ गया है ये। और इसका प्रमुख क्या है, बीबीआई देख लो, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट कि मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर पड़ा, और शायद यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर पड़ रखा गया है जिसने इसे बनाया है। तो मूर्तिकार का नाम था रामप्पा, उसी के कारण इसका नाम पड़ गया रामप्पा, ठीक है। तो यूनेस्को का छोटी छोटी मगर मोटी बातें, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका फाउंडेड यानी इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला था प्रिया मलिक। तो दोस्तों, भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रिया मलिक हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मैंने कर्नाटक का आप लोगों का वीडियो भी भेजा था, ट्रिक के, कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे 28 राज्यों का मुख्यमंत्री के ट्रिक को। उम्मीद है सभी बच्चे याद कर लिए होंगे। उसमें से एक छोटा सा बदलाव है। मैंने बताया था कि कर्नाटक में येदुरप्पा, क्योंकि कर्नाटक में हमेशा क्या होता है, कर्नाटक में हमेशा क्या होती है, लड़ाई है, कर्नाटक तो युद्ध, येदुरप्पा। लेकिन अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उसका नाम है बासवराज बोम्मई। ये याद रखना, नए क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। अगला 1994 में यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिहाज से, बहुत ही उभरता हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, और इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? धौलावीरा कहाँ है भाई? तो गुजरात। जो रन ऑफ कच्छ है ना, आप रन ऑफ कच्छ में जब पढ़ोगे तो रन ऑफ कच्छ के पास में आपको धौलावीरा दिखेगा। तो ये देखो कर्नाटक में बंसव राज यही है आपके। और हम लोग चलते आगे पॉइंट, भारत की एक और धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। गुजरात के प्राचीन शहर धौलावीरा को लिस्ट में जगह मिली है। अब तक भारत के कुल 40 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, काबिल तारीफ है। वहीं अब धौलावीरा के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने के बाद गुजरात में 4 विश्व धरोहर स्थल हो गए। कौन कौन? तो धौलावीरा के अलावा एक तो धौलावीरा हो गया, पावागढ़ में स्थित चंपानेर, दूसरा पाटन, तीसरा अहमदाबाद का रानी की बाव, और चौथा तो धौलावीरा है ही। यानी 4 गुजरात में, कितने? तो 4 पूरा स्थल, 4 स्थल जो है शामिल हो गए यूनेस्को में, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये सारा स्थल है किसका? धौलावीरा का, ठीक है। चलते हैं कर्नाटक में बंसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। वे कर्नाटक विधानसभा के 2004 से 2008 तक के भी सदस्य रहे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले 22 नेताओं में से केवल 3 मुख्यमंत्री ही अपना कार्यकाल को कंप्लीट कर पाए। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी हाँ दोस्तों, कैवें 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। राज्य के कार्यवाहक सीएम बीएस, क्योंकि पहले तो कार्यवाहक मंत्री थे ना, सीएम कौन, बीएस येदियुरप्पा, इसने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2995, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर होगा नंदू नाटेकर। बहुत कम लोग सुने होंगे इनका नाम, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों बताता हूं मैं। 2996, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नवीन पटनायक का उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। नंदू नाटेकर, भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। हम लोग जानते हैं कितने साल के, 88 साल के थे। अब इसकी उपयोगिता क्या थी, इनके पृष्ठभूमि को देखें तो नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने 1956 में हासिल की थी। याद रखना, 1956 वही है भारतीय जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, वो 1956 में आया था। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। अब अगला क्वेश्चन का आंसर था उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप, जिसको सुजल भी कहते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का शुभारंभ किया है। उड़ीसा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी एक शहर है। पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाले यानी हाई क्वालिटी वाले शुद्ध पेयजल मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। कौन सा मिशन? सुजल मिशन। याद रखना, सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर के हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पूरे देश का पहला शहर बन गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न चलते हैं डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ ने सतह से हवा पर मार करने वाले किस नई पीढ़ी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। याद रखना, सतह से हवा पर, सरफेस टू एयर, एकदम याद रखियो। इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे थोड़ी देर में। 2998, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देख लो, आकाश धमाकेदार है। तो आकाश भारत ने 21 जुलाई 2020 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। कहां से? उड़ीसा से। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। हैदराबाद में स्थित है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जिसको डीआरडीएल कहते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल का प्रणाली को डेवलप किया गया। या जमीन से हवा, देख लो, जमीन से छूट रहा है और हवा की ओर जा रहा है, तो जमीन से हवा की ओर मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण, समेकित परीक्षण रेंज आईटीआर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रिस्बेन ओलंपिक गेम 2032 में 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबोर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। 1956 में मेलबोर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। ये देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है और यह सबसे बड़ा शहर भी है, खूबसूरत शहर है। अगला प्रश्न है 2999, नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया? जी हाँ दोस्तों, नया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा शेर बहादुर देववा। शेर बहादुर देववा। और 3000 प्रश्न चलते हैं। अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? जाहिर सा बात है, इसमें फेमस है कौन? चाइना। भैया तुम ही रखो अपने पास। तो शेर बहादुर देववा, देखो ये है पर्सनालिटी शेर बहादुर देववा का। नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देववा। इन्होंने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देववा को 275 सदस्यों के सदन में 165 वोट मिले। 13 जुलाई को देववा ने 5वीं बार, यहां से इंपोर्टेंट पूछ सकता है कितनी टर्म्स में, 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है।
कहाँ के? नेपाल का। अब आते हैं चीन में जो फैला है कौन? मंकी बी वायरस। हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैंकाक बंदरों में पाए जाने वाला अल्फा हर्पिस वायरस एंजूटिक यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकॉक बंदरों के काटने, खरोचने या संक्रमित बंदरों की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। देखो न्यूज़पेपर में आया था, उसमें मंकी बी वायरस के कुछ लक्षण जैसे खुजली होना, फ्लू, थकान, उल्टी या मतली, मांसपेशियों में अकड़न, घाव के पास दर्द होना, बुखार और ठंड लगना, 24 घंटे के अधिक समय तक सिर दर्द होना। इस वायरस के लक्षण हर किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो है 3000 प्रश्न आज के डेट में आप लोगों का मैंने इस लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंप्लीट कर दिया। तो जिन बच्चों को अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। याद रखना ये 3000 प्रश्न को आप लोग बराबर रूप से क्या करो, लगातार रिवीजन में जारी रखो, डेली एक सेट मारते रहो, है ना। और इस सेट के बाद आपकी क्या होगी, और ज्यादा रिवीजन बढ़ेगी और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों को 3000 प्लस यानी इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर से लाऊंगा आप लोगों का। लेकिन घबराना मत, क्योंकि अभी एक नया बीपीएससी के लिए स्टार्ट हो रहा है आप लोग का टेस्ट सीरीज। हर सोमवार के अल्टरनेट में नोटिफिकेशन आप लोग को नोट मिल जाएगा। वो कहाँ नोट मिलेगा, या तो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ 8873422235। आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएंगे। याद रहे कि इस चैनल पे नहीं होगी क्लास, इसलिए आप लोग या तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं या तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ध्यान रखें ये दोनों पे जरूर से जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलते रहे। हालांकि जो लूसेंट की क्लास हो रही थी वो शाम को 6 बजे मंडे से संभावित है, मंडे से या ट्यूसडे से आप लोग की क्लास शुरू हो जाएगी फिर से, जिसमें पॉलिटी चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सिलसिला अब यहाँ समाप्त होने वाली है, लेकिन ये संडे का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा दोपहर 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपकी बार सारा एग्जाम पार, तैयारी जीत की महायुद्ध ये जारी रहेगा हर संडे को दोपहर के 12 बजे। और इस बार छठा 1 अगस्त को होगा, 1 अगस्त संडे को पड़ रहा है। इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा प्रस्तावना पढ़ लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और अंग्रेज और मैसूर पढ़ लोगे। मेडावल हिस्ट्री में आपको विजयनगर और बहमनी पढ़ा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अब की बार सारा एग्जाम पार, तैयारी जीत की महायुद्ध। और जो ऑफलाइन बच्चे होंगे, ऑफलाइन आप लोगों का मुसलमपुर मसुआ टोली में भी स्टार्ट हो रहा है और बेली रोड में भी स्टार्ट हो रहा है एडो बॉक्स में। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर ले। ऑफलाइन वाले जो बच्चे पॉसिबिलिटी होगी वो आप लोग आ जाए, क्योंकि वहां पर 1 अगस्त को मैंने बताया आप लोग को, 1 अगस्त को ही जिस दिन ये टेस्ट है सुबह के 8 बजे से, सुबह के कितने बजे से, 8 बजे से आप लोग की ऑफलाइन की क्लास शुरू हो जाएगी। 8 बजे से एएम, है ना, 8 बजे से आप लोग की 1 अगस्त को डेमो मिलेगा। डेमो मतलब मोटिवेशनल क्लासेस होंगे जिसमें आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो आना ना भूले, बिल्कुल वेलकम है। और ज्यादा दिक्कत हो तो आपको पास कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। चलो दोस्तों, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आज का सिलसिला यही सफर खत्म करूंगा। याद रखना कि ये लूसेंट की क्लास जो है आप लोग का संभावित है, प्रोबेबिलिटी है कि ये मंडे से हो या फिर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो ट्यूसडे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ और भी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन जो स्टार्ट हो रहे हैं ना उसको लेकर। तो लूसेंट की क्लासेस मंडे या ट्यूसडे से आपके वही समय में शुरू हो जाएंगे जहां पर इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इसके अलावे आप लोग कर सकते हो मंडे वाले अल्टरनेट में। देखो मंडे को कितने बजे, तो मंडे को 12 बजे दोपहर में हिस्ट्री का बीपीएससी के लिए, याद रखना ओनली फॉर बीपीएससी, खासकर बीपीएससी, ऐसे तो सब में काम आएगा लेकिन ये बीपीएससी वाले बच्चे खासकर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में सूचना आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी। ये व्हाट्सएप है, इसी पे आपको मिलेगा, एकमात्र जरिया व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।